गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट के दो क्लास में हमने आपको कैपेसिटर का बेसिक नॉलेज दिया था, ठीक है। और लास्ट क्लास में आपको कुछ न्यूमेरिकल भी दिए थे सॉल्व करने के लिए। और फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं उन न्यूमेरिकल से जो होमवर्क में दिया गया था। तो आपका पहला न्यूमेरिकल था कि फाइंड द फाइनल चार्ज एंड कॉमन पोटेंशियल आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। और पहला पार्ट उसमें दिया हुआ था कि एक कंडक्टर है जो कि इसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड दिया हुआ था, और दूसरा कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड था, ठीक है। इसके ऊपर 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसके ऊपर 90 माइक्रोकूलम चार्ज है। और फिर बोला जा रहा है कि स्विच को कनेक्ट कर रहे हैं। स्विच को कनेक्ट करने के बाद बच्चा चार्ज ट्रांसफर होना शुरू करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और तब तक चार्ज ट्रांसफर होते रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो यहां का अगर पोटेंशियल निकालोगे आप तो पोटेंशियल बराबर क्या होता है, Q बाई सी, ठीक है। तो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 4 इसका 2.5 वोल्ट आएगा, और इसका यहाँ पे पोटेंशियल आप देखोगे तो 90 डिवाइडेड बाई 6 इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। इसका मतलब ये वाला कैपेसिटर चार्ज लूज करेगा और ये वाला कैपेसिटर चार्ज गेन करेगा। तो अगर माने यहाँ पे तो स्विच को क्लोज करने के बाद ये पहले 10 माइक्रोकूलम चार्ज था, इधर 90 माइक्रोकूलम चार्ज था। अब ये चार्ज हो जाएगा 10 प्लस क्यू के बराबर, और ये जो चार्ज होगा इसको लिख देते हैं 90 माइनस क्यू के बराबर। तो ये चार्ज हो गया 90 माइनस क्यू, ठीक है। अब चार्ज तब तक ट्रांसफर हो रहा है जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसका पोटेंशियल हो गया 10 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 4। कौन सा फॉर्मूला लगाया गया, क्यू बाई सी का, ठीक है। पोटेंशियल इज इक्वल टू क्यू बाई सी, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस। अच्छा, यहाँ माइक्रो फैराड और माइक्रो, क्योंकि चार्ज भी माइक्रोकूलम में था, तो अगर आप यूनिट रखते भी हो इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 तो वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे 90 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 6। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करोगे क्यू की वैल्यू आपको मिलेगी, यहाँ पे देखो सॉल्व करते ही है 3, तो ये 30 प्लस 3Q, और इधर आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होके 180 माइनस 2Q के बराबर। तो ये 5Q, तो 5Q इज इक्वल टू 150। तो यहां से आ गया Q की वैल्यू आ गई 30 माइक्रोकूलम के बराबर, ठीक है। तो Q की वैल्यू 30 माइक्रोकूलम। अब इसका मतलब फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा बच्चा, फाइनल चार्ज इस पे 40 माइक्रोकूलम के बराबर, और इस पे फाइनल चार्ज हो जाएगा 50 माइक्रोकूलम के बराबर। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये 40 माइक्रोकूलम, ये 50 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज देखो कंजर्व है क्या, इस पे 10 था, इस पे 90, टोटल 100 आना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 60 और हाँ सही तो है, ये 90 माइनस 30, तो इस पे हो जाएगा टोटल चार्ज 60, मतलब इसको नाम दे देते हैं A और इस पे दे देते हैं B। तो इसका मतलब फाइनल चार्ज एट A वो मिलेगा 10 प्लस क्यू, क्यू की वैल्यू 30 तो 40 माइक्रोकूलम, और फाइनल चार्ज एट B ये हो जाएगा 90 माइनस क्यू, इसका मतलब 60 माइक्रोकूलम के बराबर। क्लियर है, ठीक। अब उसके बाद आपसे और क्या पूछा गया था, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल पूछा जाए तो देखो VA बराबर VB, ये आएगा कितना, चाहे आप इसके चार्ज को कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दो तो इसका चार्ज 40 डिवाइडेड बाई 4 10 वोल्ट आएगा। यहां पे चार्ज कितना 60 डिवाइडेड बाई 6, इसका भी 10 वोल्ट, ठीक है। तो VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो ये बच्चा कॉमन पोटेंशियल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पे। जो दूसरा न्यूमेरिकल दिया गया था आपको वो डाटा ये था कि एक कैपेसिटर है, ठीक है, 10 माइक्रोकूलम उसके ऊपर चार्ज था, और 20 माइक्रोफैराड ये इसका कैपेसिटेंस। फिर उसके बाद उसको कनेक्ट किया जा रहा है 40 माइक्रोकूलम चार्ज और 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है इसका, ठीक। अब देखिए यहां पे अगर इसको सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले इसका पोटेंशियल बताओ कितना, Q बाई सी करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 20 0.5 आया, और यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाई 5 8 वोल्ट के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चार्ज लूज करेगा और ये चार्ज गेन करेगा। अगर मान लीजिए आपको ये नहीं पता कि किधर से किधर, एक तो आपको पता चल जाएगा अगर कैलकुलेट करोगे पोटेंशियल निकालोगे तो,
ठीक है। अगर मान लो आपने क्या किया, यहां की बजाय इधर से इधर चार्ज भेजने के बजाय इधर से इधर भेज दिया, तो अपने आप जो Q सॉल्व करके आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो इससे आप समझ जाओगे कि जैसा आपने इमेजिन किया है वो ठीक उसका उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें बच्चा तो देखो कितना आंसर आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो, तो ये पता चल गया कि इधर से इधर चार्ज आ रहा है, तो 10 माइक्रोकूलम प्लस क्यू बोल देते हैं और यहाँ पे 40 माइक्रोकूलम माइनस क्यू। अब पोटेंशियल बराबर होना चाहिए, इसका नामकरण ए, इसका नामकरण बी। तो यहाँ पे 10 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 40 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया। अब सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 10 प्लस क्यू इज इक्वल टू, यहां पे 160, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 160 माइनस 4Q, तो ये टोटल हो गया 5Q इज इक्वल टू 150, और यहां पे Q की वैल्यू आ गई 30 माइक्रोकूलम। इसका मतलब कि Q की वैल्यू 30 माइक्रोकूलम, वही पिछला वाला ही कैलकुलेशन लगभग आ गया। तो QA की वैल्यू देखते हैं, तो 10 प्लस यहां पे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 40 माइक्रोकूलम, 40 माइनस क्यू तो ये आ जाएगा 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, 10 माइक्रोकूलम ये आ गया। अब जरा कॉमन पोटेंशियल निकाल के देखते हैं। कॉमन पोटेंशियल कितना, 10/5 2 वोल्ट इसका भी आएगा और 40/20 2 वोल्ट इसका भी आएगा। तो VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू 2 वोल्ट के बराबर। ठीक है, अब एक चीज यहां पे ध्यान दो, आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होगा आपका, कि ये जो चार्ज होता है बच्चा, Q इज इक्वल टू CV आप लिखते हो ना, और C क्या चीज है, कांस्टेंट है। तो कोई भी कैपेसिटर पे जितनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे उसके ऊपर चार्ज उतना ही ज्यादा आता है। ठीक है, कैपेसिटर किसी भी कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप पोटेंशियल बढ़ाते हो, देखो ये जो वैल्यू है Q इज इक्वल टू CV हम लिखते हैं इस तरीके से, तो C की वैल्यू देखा जाए तो Q बाई V। तो अगर आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज भी बढ़ेगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिखो इसको, तो यहां पे देखोगे तो Q प्रोपोर्शनल टू V है। ठीक है, तो Q प्रोपोर्शनल टू V। अब यहां पे आप देखो कि जब आप कनेक्ट कर रहे हो, मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल आप अप्लाई करोगे उतना ज्यादा चार्ज होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा चार्ज। और यहां पे अगर आप देखोगे तो 20 माइक्रोफैराड ये है और 5 माइक्रोफैराड ये है। कैपेसिटेंस का रेशियो क्या है यहां पे, 4:1। तो आप देखो फाइनल चार्ज का भी रेशियो क्या है, 4:1। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आपने कनेक्ट किया इन दोनों को, तो दोनों को जब कनेक्ट कर रहे हो तो पोटेंशियल आप क्या रख दे रहे हो, सेम कर दे रहे हो। भाई कनेक्ट हो रहा है तो पोटेंशियल सेम हो गया, इसका मतलब चार्ज अपने आप को इस तरीके से बांटेगा कि वो कैपेसिटेंस का जो रेशियो रहे वही रेशियो क्या होगा, जो होगा चार्ज का होगा, क्योंकि पोटेंशियल दोनों का सेम है। ठीक, तो इस टेक्निक का यूज किए होते अगर आप, कि आपको पता था कि वोल्टेज सेम हो रहा है और चार्ज जो होना चाहिए वो उसी रेशियो में बटेगा, तो टोटल चार्ज कितना, इस पे 10 था और इस पे 40 था, टोटल 50 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया। वेरी गुड। अब इसके बाद देखो 4:1 कैपेसिटेंस का रेशियो है, तो अगर कैपेसिटेंस का रेशियो 4:1 है, इसका मतलब चार्ज भी जो बटेगा वो 4:1 में बटेगा। तो टोटल चार्ज था 50 माइक्रोकूलम, तो चार्ज जो बटेगा वो होगा 40 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक, तो इस टेक्निक को, इसी तरीके को आप यूज करना अगले वाले न्यूमेरिकल में। अगर आपने अभी तक बेसिक से किया है तो अच्छी बात है, और बेसिक से नहीं किया तो ये वाले तरीके से अभी आप एक प्रैक्टिस कर लो इस तरीके से करने का। तो अगला क्वेश्चन मैंने जो होमवर्क में दिया था वो दिया था कि एक कंडक्टर है जिसके ऊपर 20 माइक्रोकूलम चार्ज था, 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस था उसका। दूसरा कंडक्टर था जो कि 20 माइक्रोकूलम चार्ज था, 10 माइक्रोफैराड उसका कैपेसिटेंस था। और तीसरा कंडक्टर जो है वो है 80 माइक्रोकूलम चार्ज और 20 माइक्रोफैराड इसका कैपेसिटेंस था। ठीक है, अब इसके बाद फिर इनको स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं हम।
इस तरीके से। चलो, तो ये तीनों स्विचेस जब क्लोज किए जाएंगे तो देखिए सबसे पहले कैपेसिटेंस का रेशियो निकाल लो। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी अगर मान ले, ठीक है, तो यहां पे कैपेसिटेंस ऑफ ए इज टू कैपेसिटेंस ऑफ बी इज टू कैपेसिटेंस ऑफ सी, ये देखा जाए तो इनका रेशियो कितना आ रहा है 10, 30 और 20, तो कितना आएगा 1:3:2, ये आया, ठीक। अच्छा, टोटल चार्ज कितना है तो 20, 20, 40 और 40 और 80, ये टोटल हो गया 120, तो Q टोटल इनके ऊपर हो गया 120 माइक्रोकूलम के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब 120 माइक्रोकूलम को आप टोटल कितने पार्ट में बांटोगे, देखो टोटल 6 है ना, तो 6 का एक हिस्सा ए वाले पे जाएगा, 6 का 3 हिस्सा बी वाले पे और 6 का 2 हिस्सा जो है वो सी वाले पे जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्यू ए इज टू क्यू बी इज टू क्यू सी, इनका भी रेशियो क्या होना चाहिए 1:3:2, और टोटल चार्ज होना कितना है 120 माइक्रोकूलम। तो आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हो कि क्यू की वैल्यू जो होनी चाहिए 120 का 6 भाग कर दें तो एक भाग कितने का बचेगा 20 का, तो क्यू के ऊपर चार्ज आ जाएगा 20 माइक्रोकूलम, क्यू बी के ऊपर चार्ज आ जाएगा 20 इंटू 3, इसका मतलब 60 माइक्रोकूलम, और क्यू सी के ऊपर मतलब सी वाले के ऊपर चार्ज 20 इंटू 2, 40 माइक्रोकूलम के बराबर। क्लियर है? ऐसा आप तब करते हो जब पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है सेम होती है, आप जब कनेक्ट कर रहे हो तो पोटेंशियल सेम। तो बच्चा इस टाइप के बेसिक टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हमने किए एकदम सिंपल डिफिनीशन पे बेस्ड, कि बेसिक प्रिंसिपल ये था कि भाई Q इज इक्वल टू CV होता है, जब आप कनेक्ट कर रहे हो पोटेंशियल सेम होगा। तो एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। कैपेसिटेंस बोलते किसको है, तो कोई भी कंडक्टर जिसके ऊपर आप चार्ज स्टोर कर सको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, वो कहलाएगा, वो सेटअप कहलाएगा कंडक्टर का एक कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या था, हमने देखा था कि जो चार्ज बाई वोल्टेज का जो रेशियो आता है वो कांस्टेंट आता है किसी भी फिक्स्ड अरेंजमेंट के लिए, ठीक है। इसी रेशियो को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, जो कि डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे। अभी वही फैक्टर डिस्कस करेंगे कि किन किन फैक्टर पे ये कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, ठीक। उसके बाद मैंने सेकंड क्लास में आपको डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करवाया। जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर था तो दो कंसेंट्रिक स्फेयर थे, उनका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना हमने सीखा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट थे। उसके अलावा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, दो कंसेंट्रिक सिलेंडर्स थे, ठीक है, और उनका हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया, ठीक। तो और उसके अलावा एक और था आइसोलेटेड कैपेसिटर, इसका मतलब एक सिंपल एक स्फीयर दिया हुआ था और उसके ऊपर चार्ज डाल के आप क्या कर रहे थे Q बाई V का रेशियो निकाल रहे थे, तो वही उसका कैपेसिटेंस जो कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर आया था, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम का अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है तो आप किस में इंटरेस्टेड रहोगे Q बाई V वाले टर्म में, तो Q बाई V को ही हम कैपेसिटेंस बोलेंगे, ठीक है। तो जितना भी बेसिक तरीका था वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया पिछले क्लास में। जो डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं उनका कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी आपको अच्छे से हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। अब बात करते हैं कि ये जो कैपेसिटेंस है ये आखिर में किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या है ये तो समझ में आ गया था। अब बात करते हैं कि कैपेसिटेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है। ये बात देखिए तो एक बार कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप खुद से एनालाइज करो, जो कैपेसिटेंस डिफरेंट सिस्टम के लिए हमने कैलकुलेट किया है, स्फेरिकल, आइसोलेटेड, इन सब सारी चीजों के लिए जो कैलकुलेट किया हमने उसको एनालाइज करके और आप पता लगाने की कोशिश करो कि किन किन फैक्टर्स पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। देखिए एक बार सोच लो खुद से, स्क्रीन को पॉज करके, अब मैं बताता हूं। देखो जैसे कि मान लो कि आइसोलेटेड की, या मैंने जो पहला क्वेश्चन कराया था जो दो स्फेयर लिए थे अलग अलग और फिर उनको कि एक बैटरी से कनेक्ट किया गया था, ठीक है। पहले तो कैपेसिटेंस वोल्टेज के, अप्लाइंग वोल्टेज के इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। वो इस बात पे भी नहीं डिपेंड करता कि आप कितना चार्ज दे रहे हो उसके ऊपर, ठीक। तो Q बाई V का रेशियो ही क्या है कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस आप देखोगे कि एक तो ये स्फेयर
पहला जो क्वेश्चन हमने किया था, आर रेडियस का एक स्फीयर था, दूसरा स्फीयर आर रेडियस का था। तो इन दोनों से इसका जब हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया था तो ये कुछ और आया था। अच्छा, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन मैंने दिया था एक आर का और एक 2R का, इसका कैपेसिटेंस कुछ और आया था। मतलब ज्योमेट्री आप चेंज कर रहे हो तो फिर यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू बदल गई। ठीक, उसके अलावा आप देखो स्फेरिकल वाले का कुछ और आ रहा था, सिलेंड्रिकल वाले का कुछ और आ रहा था कैपेसिटेंस की वैल्यू, पैरेलल प्लेट का कुछ और ही आ रहा था। और पैरेलल प्लेट का अगर फॉर्मूला देखो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आता है। ठीक है, तो यहां से तो सीधे सीधे ये समझ में आ रहा है कि भाई डी क्या था, प्लेट के बीच का सेपरेशन। अगर मान लो मैं डी को बढ़ाता हूं या घटाता हूं तो कैपेसिटेंस के ऊपर फर्क पड़ेगा। अच्छा, ए के ऊपर मतलब प्लेट एरिया के ऊपर भी ये डिपेंड कर रहा है, तो अगर मान लो ये प्लेट एरिया में चेंज करता हूं तो भी फर्क पड़ेगा। और एप्सिलॉन नॉट जो है वो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर मान लो कि इस पैरेलल प्लेट के बीच में मैं एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देता हूं के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, ठीक है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। मतलब तो भी यहां पे एप्सिलॉन नॉट की जगह रखना पड़ेगा के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो इस वजह से वो भी वैल्यू चेंज करेगा कैपेसिटेंस का। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज जो आपको किताबों में थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन इस चीज को याद रखना कि जैसे मान लो हमने ये देखा था ना आइसोलेटेड वाले केस में कि अगर हम क्यू चार्ज दे रहे हैं एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर पे जिसका रेडियस आर है, तो हमने इसका तरीका कैपेसिटेंस निकालने का क्या देखा था कि भाई जिसके कारण जो क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, V इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि यहां पे आपने क्यू चार्ज दिया जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल इतना है, अगर मान लो आसपास कोई दूसरा कंडक्टर पड़ा रहता, ठीक है, आसपास कोई और कंडक्टर भी रहता, तो ये जो इस स्फीयर के ऊपर चार्ज है, ये स्फीयर का चार्ज इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज इंड्यूस करता। अच्छा, चार्ज इंड्यूस करता, मान लो इसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज दिया तो इस कंडक्टर पे इधर कुछ नेगेटिव और इधर पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है क्या इसके पोटेंशियल को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में ठीक ठाक दूरी है, मतलब कंडक्टर अच्छा खासा बड़ा है, तो फिर ये कंडक्टर भले यहां पे न्यूट्रल मौजूद है लेकिन क्योंकि इसके पास चार्ज सेपरेटेड है थोड़े डिस्टेंस से, वो चार्ज की वजह से भी इसका पोटेंशियल अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इसका Q बाई V का जो रेशियो है, देखो Q तो उतना ही रहा जो आपने दिया है लेकिन V की वैल्यू बदल गई, तो V की वैल्यू बदल जाएगी, इसका मतलब Q बाई V की भी वैल्यू बदल जाएगी। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि जो आपका कैपेसिटर वाला सेटअप है उसके आसपास कोई दूसरा कंडक्टर है कि नहीं है। समझ में आया? ठीक है, तो जो भी बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज आप स्टोर कर रहे हो उसके आसपास अगर दूसरा चार्ज मौजूद है या दूसरा कंडक्टर मौजूद है तो वो क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को अफेक्ट करेगा, तो Q बाई V का जो रेशियो आएगा वो भी अफेक्ट होगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो अभी तक जो भी न्यूमेरिकल हमने किया है बच्चा, जो स्टार्टिंग मतलब कि लास्ट क्लास में जो बेसिकली न्यूमेरिकल थे, स्फेरिकल कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट, इन सब का जो कैलकुलेट किया था उसके बेसिस पे हम कुछ पॉइंट्स को कंक्लूड करते हैं। लिखिए पॉइंट वाइज, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस थ्योरी है, थ्योरी में 4-5 पॉइंट है, लिखिए कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन द ईएमएफ ऑफ बैटरी। ये सब न्यूमेरिकल पूरा हो चुका है, ठीक है, न्यूमेरिकल के बाद ये चीज लिख लो, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन द ईएमएफ ऑफ अ बैटरी। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, वो आप अभी तक अभी के लिए पोटेंशियल ऑफ बैटरी मान के चलो। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे तो पोटेंशियल, टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ के बीच में डिफरेंस हम सीखेंगे। ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ अ चार्जिंग बैटरी, उसके बाद लिखिए इट डिपेंड्स ऑन पहला पार्ट, पहला पॉइंट, शेप एंड साइज ऑफ मेटालिक कंडक्टर। दूसरा, सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंडक्टर। तीसरा, टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम
used in space between positive and negative conductor. Or fourth, presence of any other conductor or charge near given conductor. नियर गिवन कंडक्टर। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, तो इसके ऊपर ये जो 4 पॉइंट है कि कैपेसिटेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, मतलब शेप, साइज। अगर आप साइज बढ़ाते हो तो जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात की थी हमने, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो अगर आप इसका शेप और साइज बदलोगे, तो अगर मान लो दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन बदलते हो या फिर एरिया आप क्या करते हो, बढ़ाते हो, तो एरिया बढ़ाते हो इसका मतलब आप शेप और साइज बदल रहे हो ना प्लेट का। ठीक है, और उसका डी है दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कंडक्टर के बीच का सेपरेशन। एप्सिलॉन नॉट इस केस में है अगर वैक्यूम है, अगर बीच में के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप भर दोगे कोई मीडियम से तो भी कैपेसिटेंस बदलेगा। ठीक है, उसके अलावा आसपास कोई दूसरा कंडक्टर रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो, इस बात पे भी कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी। क्लियर है बात? ठीक है, चलो अब उसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए, यहां से हम एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। लिखिए, कंसीडर एन आइसोलेटेड कंडक्टर, कंसीडर, क्वेश्चन है कंसीडर एन isolated conductor of capacitance C, full stop. The conductor is given total charge capital Q. The conductor is given total charge capital Q. Then find work done by external agent, work done by external agent in assembling this charge from infinity to this conductor. In assembling this charge from infinity to this conductor. ब्रैकेट में लिखिएगा, assume that charge is brought from infinity very slowly. ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले एक कंडक्टर है। अच्छा, कंडक्टर स्फेरिकल है ऐसा जरूरी नहीं है, आपको ये दिया गया है कि उसका कैपेसिटेंस कितना है, सी के बराबर है, और अपने को ये निकालना है कि उसके ऊपर चार्ज क्यू देने में अपने को कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये कोई कंडक्टर रहा, इसके ऊपर आप क्यू चार्ज दे रहे हो। अच्छा, टोटल क्यू चार्ज एक ही साथ नहीं रख दे रहे हैं लाके इसको। ठीक है, क्या कर रहे हैं, पहले इंफिनिटी से डी क्यू चार्ज ला रहे हैं, फिर डी क्यू चार्ज ला रहे हैं, फिर डी क्यू चार्ज ला रहे हैं, और ऐसे कर करके स्लोली इसके ऊपर चार्ज क्रिएट करते करते हम टोटल चार्ज क्रिएट कर दिए हैं कैपिटल क्यू के बराबर। इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस है सी। एक बार वर्क डन लिख डालो कि वर्क डन कितना होगा टोटल। स्क्रीन को पॉज करो, कैपेसिटेंस सी है, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू इस कंडक्टर के ऊपर लाया जा रहा है, तो टोटल वर्क डन कितना होगा इसको लाने में, इसको आप एक बार खुद से स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व कर लो। चलिए मैं बताता हूं, क्या आपका आंसर ये आया है कि जो टोटल वर्क डन होगा वो होगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। ये इतना आंसर जितने भी बच्चों का आया है उनका आंसर गलत है। ऐसा क्यों, देखो सबसे पहले आप इस बात को ये समझो कि जैसे मान लो कि हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देता हूं, एक टेबल है, ठीक है, अब उसके बाद यहां पे कई सारे पेजेस गिरे हुए हैं। ठीक है, मान लो 10,000 पेजेस यहां पे गिरे हुए हैं। ठीक, अब आप क्या करते हो कि आप इन सारे पेजेस को यहां पे रखते रखते असेंबल करते हो। ठीक है, मतलब यहां पे पेजेस को टेबल पे आपने रखना शुरू किया और रखते रखते आप यहां तक पहुंच गए। अब 10,000 पेजेस हैं, बहुत ज्यादा है, यहां तक आपने इन पेजेस को रख दिया। ठीक,
अच्छा, ये हाइट जो है सबसे आखिरी वाले पेज की हाइट दी हुई है h, और पूरे पेजेस का मास दिया हुआ है m के बराबर। तो अगर आपसे पूछे कि आपने पूरे ये जो 10,000 पेजेस उठा के आपने इस टेबल पे रखा हुआ है, इस पेजेस को उठा के रखने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, क्या आपका आंसर mgh के बराबर होगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं mgh हुआ? क्योंकि भाई ये जो आखिरी पेज है उसको आपने h हाइट तक उठाया है ना, ठीक है। 10,000 पेजेस हैं तो उनका थिकनेस भी अच्छा खासा होगा, ठीक। तो जो पहला पेज पड़ा था उसको तो आपने मात्र जमीन से उठा के मात्र यहीं तक रखा। दूसरा पेज को रखने के लिए आपने उससे और ज्यादा मेहनत की, क्योंकि वो अब पहले पेज के ऊपर पढ़ने जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। आप एक बार में mgh नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे पेजेस h हाइट तक नहीं गए हैं। समझ में आई बात? वैसे ही आप अगर यहाँ पे आपको वर्क डन पूछा गया तो अगर कोई ये सोचे वो जो क्यू स्क्वायर बाई सी फॉर्मूला मैंने लिखा था वर्क डन का, वो कैसे लिखा होगा कोई बच्चा? देखो, कोई बच्चा ऐसी गलती कर सकता है कि क्यू चार्ज इस कैपेसिटर के ऊपर आ रहा है तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? क्यू बाई सी, ठीक है। तो वर्क डन क्या सीखा है बच्चे ने? वर्क डन सीखा है चार्ज ट्रांसफर मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर चार्ज ट्रांसफर मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस सीखा है तो चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ? Q मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, Q बाई सी के बराबर, Q स्क्वायर बाई सी आ गया। लेकिन अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हो तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा उस एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे। क्या गलती हुई? देखिए, आपने ये माना कि पूरा का पूरा चार्ज कैपिटल Q यहां पे आ चुका है और फिर आप और Q लेके आ रहे हो, तो वर्क डन कितना हुआ? जबकि केस क्या है कि ये कंडक्टर था, इसके ऊपर आप कैसे कैसे चार्ज लेके आए सोचो। ये जब न्यूट्रल था कंडक्टर और आप पहला चार्ज dq जो लेके आए, ठीक है, तो dq लेके आए तो उसमें रिपल्सन कितना फील किया होगा इसने? लगभग 0 के बराबर। अगर मान लो इसके इंड्यूस चार्ज को अगर नेग्लेक्ट करें, क्योंकि dq बहुत छोटा चार्ज है, तो dq चार्ज को जब इंफिनिटी से लेके आ रहे होगे, पहला dq चार्ज जो आया होगा, तो ये कंडक्टर उसको कितना रिपल्सन दिया होगा? 0। तो इसका मतलब उस पहले dq चार्ज को लाने में आपका वर्क डन कितना लगा? 0 के बराबर। अच्छा, जब दूसरा dq चार्ज लेके आओगे इंफिनिटी से, तो इसका जो पहला dq होगा वो उसको रिपेल करेगा, तो थोड़ा सा आपको रिपल्सन मिलेगा। तो इस वजह से आप इस dq चार्ज को इधर फोर्स लगा के, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाएगा और फिर उसको वो लेके आएगा। जबकि ये किधर की तरफ रिपेल कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, जैसे जैसे चार्ज आते गए यहां पे चार्ज हो गया Q, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये Q इस चार्ज को रिपेल करेगा उधर की तरफ, तो आपको एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा, और जैसे जैसे इस पे चार्ज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन और ज्यादा होते जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहां पे भी इंटीग्रेशन जैसा कुछ तो आना चाहिए, क्योंकि हर एक dq के लिए इक्वल वर्क डन नहीं है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इस वजह से यहां पे ये तो समझ में आ गया कि भाई इंटीग्रेशन यहां पे यूज करना है। तो अब वर्क डन निकालेंगे कैसे? तो वर्क डन का फॉर्मूला मैं वही यूज करूंगा, वर्क डन इक्वल टू चार्ज ट्रांसफर मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लिखेंगे लेट एट एनी टाइम q चार्ज is present on capacitor, ठीक है। तो Q चार्ज इस कैपेसिटर पे स्मॉल q चार्ज मौजूद है। इसका मतलब इस समय इसका पोटेंशियल कितना होगा? तो Q बाई सी स्मॉल q। इस समय इसके ऊपर स्मॉल q चार्ज है। नाउ dq चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू कंडक्टर, ठीक है। तो अगर इस dq चार्ज को हम इंफिनिटी से कंडक्टर तक लेके आते हैं बच्चा, तो अपने को वर्क डन कितना करना पड़ेगा? वर्क डन बराबर होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना चार्ज हम ट्रांसफर किए? dq के बराबर। बस एक dq का चार्ज वर्क डन हम कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, dq। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? तो पोटेंशियल डिफरेंस इंफिनिटी का 0, इस कंडक्टर का q बाई सी के बराबर, तो dq मल्टीप्लाइड बाई q बाई सी।
तो ये बच्चा वर्क डन है, उस dq चार्ज को लाने में टोटल कितना वर्क डन करना पड़ा। तो अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है कि कैपिटल Q चार्ज टोटल हम इसको लेके आ रहे हैं, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे की कहानी मैं इधर लिख दे रहा हूं, फॉर टोटल वर्क डन, फॉर टोटल वर्क डन, यहां पे इंटीग्रेट करते हैं तो dw का इंटीग्रेशन होगा, ये बराबर हो जाएगा तो q dq डिवाइडेड बाय c का इंटीग्रेशन। और ये स्मॉल q कहां से कहां वेरी करेगा, शुरू में चार्ज 0 था और बाद में मैक्सिमम चार्ज कितना गया, कैपिटल Q के बराबर। क्लियर है, तो यहां पे टोटल वर्क डन हो जाएगा बच्चा, इसका इंटीग्रेशन कितना, q स्क्वायर बाई 2, c तो बाहर आ गया। ठीक है, इंटीग्रेट होके 0 से लेके कैपिटल Q तक, और सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। तो ये वर्क डन आ गया, मतलब कि एक्सटर्नल एजेंट अगर चार्ज टोटल कैपिटल Q लाता है इस कैपेसिटर पे, तो उसको इतना वर्क डन करना पड़ेगा, या फिर कोई, ठीक है। तो ये जो वर्क डन हुआ, ये वर्क डन जो है वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा इस कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, तो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, तो इसको लिखिए एक बार, वर्क डन को लिखने के बाद कि दिस वर्क डन by external agent will be stored as electrostatic potential energy by the conductor, electrostatic potential energy by the conductor। इसका मतलब बच्चा, ये जो कैपेसिटर है इसके ऊपर जो टोटल चार्ज आया है, ये जो चार्ज है, इसको पूरा चार्ज लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, Q स्क्वायर बाई 2c, और यही वर्क डन हमारा स्टोर हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ये ठीक उसी तरीके से है, अगर मान लो कि ये m मास का ये मार्कर है, हम क्या करें कि इसको अगर h हाइट उठा के लेके जाते हैं, तो हमारे द्वारा वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के कारण कितना होगा, mgh के बराबर, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया, वो भी mgh के बराबर। तो ये क्या हुआ, जो भी एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया mgh, वो इसकी पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनके स्टोर हो गया इसके अंदर। ठीक है, सिस्टम में। उसी तरीके से आपने वर्क डन किया Q स्क्वायर बाई 2c, ये वर्क डन जो है इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। क्लियर है बात, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको याद रखोगे कि ये एनर्जी स्टोर्ड बाई कैपेसिटर का भी फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा, इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो आप, चेंज इन द सेंस, जैसे कि अपने को एक फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल टू CV, तो Q इज इक्वल टू CV, Q है कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज, C है कैपेसिटेंस, V है वोल्टेज। ठीक, तो अगर उसको यूज करें तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो एनर्जी है, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, ये बराबर हो जाएगा, एक तो फॉर्मूला हम देख ही लिए, Q स्क्वायर बाई 2c के बराबर। अगर मान लो Q इज इक्वल टू CV आप पुट करते हो यहां पे, तो ऊपर क्या बचेगा, C स्क्वायर V स्क्वायर, और नीचे से एक C कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको और अगर मान लीजिए कि C को आप Q बाई V पुट कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला और चेंज हो जाएगा, 1/2 Q इंटू V। तो ये तीन फॉर्मूले आप जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हो। अगर चार्ज और कैपेसिटर दिया है तो एनर्जी के लिए डायरेक्ट ये, और कैपेसिटर वोल्टेज दिया हुआ है तो ये चीज हो गया, चार्ज और वोल्टेज दिया हुआ है तो ये चीज। ठीक है, तो आप एक याद कर लो, बाकी Q इज इक्वल टू CV तो आपको कंठस्थ रहेगा। ठीक है, तो उनसे आप बना सकते हो ये सारा। ठीक है, तो बाकी इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब इसका यूज करके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, इन फॉलोइंग केसेस, इन फॉलोइंग केसेस, क्वेश्चन लिखिए, इफ स्विच S इज क्लोज्ड, इफ स्विच S इज क्लोज्ड, देन फाइंड, पहला पार्ट, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, दूसरा पार्ट, स्टेडी स्टेट चार्ज, और तीसरा पार्ट, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम।
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो अभी मैं पार्ट देता हूं इसके कि क्या क्या क्वेश्चन है। तो 3 पार्ट आपको सॉल्व करने हैं, जो भी न्यूमेरिकल मैं दूंगा। सबसे पहले सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, फिर उसके बाद फाइनल स्टेडी स्टेट चार्ज कितना है, और फिर उसके बाद फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला पार्ट लिखिए और उसके बाद बाकी सारे पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेंगे। तो 3 पार्ट अपने को पता करना था, उसमें से पहला पार्ट मैं पहले क्वेश्चन में दे रहा हूं, वो ये है कि एक कैपेसिटर है 20 माइक्रोफैराड का, जिसके ऊपर 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, और फिर उसके बाद ये कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैराड का, ठीक है, और ये अनचार्ज्ड। ठीक है, अब स्विच को क्लोज किया जा रहा है, तो स्विच को क्लोज किया जाएगा तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहले तो आप इनिशियल एनर्जी पता कर लो, इनिशियल एनर्जी कितनी है। तो पहला पार्ट पूछा गया था ना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो यू ए की वैल्यू पूछी जाए। ठीक है, यू इसलिए सिंबल यूज कर रहे हैं क्योंकि कहीं कहीं अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा जा सकता है, तो ये ई भी उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज कर लेंगे। देखो यू ए अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20, ये चीज। तो ये कितना आ गया बच्चा, ये आ गया ये 40, 100 बाई 40, इसका मतलब 2.5 माइक्रो जूल। या माइक्रो कैसे आ गया, देखो ऊपर कितना था, ऊपर था 10 टू द पावर 10 माइक्रोकूलम था ना, तो 10 माइक्रोकूलम तो पहला है। चलो हम एक बार बेसिक से कर देते हैं ताकि आपको यूनिट कैसे आ रही है वो समझ में आ जाए। तो क्यू स्क्वायर बाई 2c हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, Q कितना है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 20 माइक्रोफैराड, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड। ठीक है, तो यहां पे सॉल्व करेंगे तो देखो एक 10 टू द पावर -6 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना, ये बचेगा 20, 100 डिवाइडेड बाई 40, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल, एनर्जी की यूनिट जूल। ठीक है, और इसी चीज को हम लिख देते हैं 2.5 माइक्रो जूल। क्लियर है बात। ठीक है, तो चार्ज भी माइक्रो में रहे, कैपेसिटेंस भी माइक्रो में रहे, तो सीधे एनर्जी को माइक्रो जूल आप लिख सकते हो। ये आ गया, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट पे आते हैं बच्चा। अच्छा, बी वाले पे कितनी एनर्जी है, तो यू बी अगर देखा जाए तो वो हो गई 0। इसका मतलब इनिशियल टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इस पे 0, इस पे 2.5, हो गया 2.5 माइक्रो जूल के बराबर। क्लियर है बात। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया फाइंड स्टेडी स्टेट चार्ज। तो देखो कैपेसिटेंस का रेशियो क्या है, 4:1 ना, तो इसका मतलब चार्ज भी 4:1 में बटेगा। तो चार्ज 4:1 में बटा, टोटल 4 और 1 5 पार्ट, 5 पार्ट का 4 पार्ट यहां पे और 1 पार्ट यहां पे। तो देखो एक बार सॉल्व करके कि चार्ज क्यू ए इज टू क्यू बी कितना आना चाहिए, 4:1। तो 4:1 इसका मतलब क्यू ए की वैल्यू हो जाएगी 8 माइक्रोकूलम और क्यू बी की वैल्यू हो जाएगी 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो यहां से ये आ गया। बहुत बच्चे होंगे जिनको ना समझ में आया होगा ये चीज, तो आप एकदम बेसिक से आप चीजों को समझो। एक बार मैं थोड़ा बता देता हूं ताकि जिनका मैथ थोड़ा वीक होगा वो भी इस चीज को समझ लें और बाद के लेक्चर में उनको काम आए। तो बच्चे ये टोटल QA इज टू QB 4:1 आया, क्योंकि मैंने बताया था जब आप वायर कनेक्ट करोगे तो पोटेंशियल सेम रहेगा। पोटेंशियल सेम के केस में जो रेशियो कैपेसिटेंस का होता है वही रेशियो चार्ज का भी होता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का रेशियो 20:5, तो 20:5 का मतलब क्या हो गया, 4:1। ठीक, तो 4:1 का मतलब ये होता है कि जो भी होगा, जितनी भी चीज होगी उसका 4/5 पार्ट किसको जाएगा, पहले वाले को, और 1/5 पार्ट दूसरे वाले को। ठीक है, तो वहां से ही टोटल चार्ज था 10 माइक्रोकूलम, तो 10 माइक्रोकूलम का 4/5 8 आ जाएगा, और 10 माइक्रोकूलम का 1/5 पार्ट 2 माइक्रोकूलम आ जाएगा। चलिए अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं।
थर्ड पार्ट पूछा गया बच्चा आपसे कि फाइंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो ये इसकी एनर्जी प्लस इस वाले कैपेसिटर की एनर्जी। तो इसका 10 माइक्रोकूलम चार्ज, तो स्विच को क्लोज करने के बाद चार्ज कितना हो चुका है, इस पे 8 माइक्रोकूलम और इस पे आ चुका है 2 माइक्रोकूलम। अब टोटल एनर्जी देखते हैं, देखो क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 प्लस यहां पे 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए, जितना आंसर आए उतना माइक्रो जूल में ये चीज है, ये पूरा माइक्रो जूल है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो गई। आप देखोगे कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो आई होगी आपकी वो कम आई होगी इनिशियल वाले से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखना, इसका आंसर जो आएगा ये आएगा 2 माइक्रो जूल। मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, आप सॉल्व करके देखना, इसको 2 माइक्रो जूल आंसर आएगा इसका। ठीक, तो बच्चा इनिशियल एनर्जी कितनी थी 2.5 माइक्रो जूल, फाइनल एनर्जी मिली अपने को 2 माइक्रो जूल के बराबर। ये बची हुई 0.5 माइक्रो जूल एनर्जी कहां गई? तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया होता फाइंड हीट डिसिपेटेड आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, मतलब ये कि चार्ज जब यहां से 8 माइक्रो, यहां पे 10 माइक्रो कूलम चार्ज था ना, तो 2 माइक्रो कूलम चार्ज जब इस वायर के थ्रू फ्लो होते हुए इस वाले कैपेसिटर पे आया, तो कोई भी वायर बिना रेजिस्टेंस के तो होता नहीं है। और 10th में आपने पढ़ा होगा कि जिस रेजिस्टेंस में जब रेजिस्टेंस में करंट पास करता है तो वहां पे हीट डेसिपेट होता है। ठीक है, तो इस वायर में जो करंट पास हो रहा है, जब तक ये 2 माइक्रोकूलम चार्ज यहां से फ्लो होते हुए इस कैपेसिटर पे आएगा, उस करंट की वजह से बच्चा यहाँ पे क्या हुआ, हीट डेसिपेट हुआ। और ये जो हीट डेसिपेटेड है ये बराबर आएगा 0.5 माइक्रोजूल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो। क्लियर है बात? ठीक है, तो कुछ होमवर्क देता हूं इसी कॉन्सेप्ट पे। आप एनर्जी स्टोर्ड, जो अभी तो हमने हीट डेसिपेटेड का पूछा नहीं है, अगर हीट डेसिपेटेड पूछेगा तो फिर आप निकालोगे। या 3 पार्ट हो गया ना, चलो चौथा पार्ट इसमें लिख लो, फोर्थ पार्ट लिखो, फाइंड हीट डेसिपेटेड आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। फाइंड हीट डेसिपेटेड आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। तो इसमें लिखोगे हीट इज इक्वल टू, यहां पे इनिशियल कितनी एनर्जी थी माइनस फाइनल कितनी एनर्जी बची। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 2.5 माइक्रोजूल माइनस 2 माइक्रोजूल इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोजूल। इतना 0.5 माइक्रोजूल इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो डेसिपेट हुई है। ये फोर्थ पार्ट हो गया। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट, अगला पार्ट देते हैं, लेकिन अगले पार्ट में चलिए ये पार्ट ए हटा दो, ये एक ही क्वेश्चन रखते हैं। अगले पार्ट में इनिशियल, और देखो मैं पूछूंगा हीट डेसिपेटेड, आपको मजबूरी में निकालना ही पड़ेगा इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी, बिना उसके तो हीट डेसिपेटेड का काम चलेगा नहीं, ये कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन देता हूं डायरेक्ट कि आप गिवन प्रोसेस में हीट डेसिपेटेड निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, फाइंड हीट डेसिपेटेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस आफ्टर स्विच एस इज क्लोज्ड। आफ्टर स्विच एस इज क्लोज्ड। पहला पार्ट है, एक स्फेयर है जिसका चार्ज Q है, रेडियस R है। ठीक है, और ध्यान दो इस स्फेयर का हमने कैपेसिटेंस नहीं दिया है, इसलिए नहीं दिया है क्योंकि इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से स्विच एस को क्लोज कर रहे हैं। अच्छा, स्विच क्लोज होगा तो पूरा चार्ज कहां चला जाएगा, अर्थ में। तो कितना चार्ज बचेगा इस स्फेयर पे, 0। इसका मतलब फाइनल एनर्जी 0 हो जाएगी। इनिशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेना, फाइनल एनर्जी इसके पास कुछ बचा ही नहीं, तो इसका मतलब पूरा का पूरा हीट कहां डिसिपेट होगा, इस पूरे वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसके वजह से। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा, एक कंडक्टर है 10 माइक्रोफैराड का जिसका वोल्टेज दिया हुआ है 40 वोल्ट। ठीक है, तो 40 वोल्ट दिया है तो चार्ज तो निकालना जानते हैं बच्चे, चार्ज ना देके इस बार वोल्टेज दे दिए। ये 20 माइक्रोफैराड है और इसका वोल्टेज है 10 वोल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर बता दूं कितना होगा, तो इसका आंसर होगा Q² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर।
और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 3 माइक्रोजूल। आप एक बार इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, ये दोनों पार्ट नेक्स्ट क्लास में, और इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अभी जो कैपेसिटर का बुकलेट होगा उसमें पहला इन चैप्टर एक्सरसाइज थ्योरी पढ़ते हुए पहला इन चैप्टर एक्सरसाइज आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक हम इतना कर लेंगे क्वेश्चन कि पूरे पहले एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाए, ठीक है। तब तक आप खुद से थ्योरी को पढ़ते हुए पहले इन चैप्टर एक्सरसाइज को करने की पूरी कोशिश करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।